नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज उस इंटरनल रिपोर्ट की हम चर्चा करेंगे। उस इंटरनल रिपोर्ट में है क्या जो काउंटिंग से पहले बंगाल के बारे में आई है। इस इंटरनल रिपोर्ट में जिलेवार डिटेल है। अब तक आपने तमाम एग्जिट पोल्स देखे। 29 तारीख मतदान खत्म होते 6:30 बजे से एग्जिट पोल शुरू हो गए और वो एग्जिट पोल कल तक आते रहे। कल आखिरी एग्जिट पोल आया था पोल आईक्यू का, जो हमने आपको दिखाया था, जिसमें 200 से ज्यादा सीटें टीएमसी की बताई जा रही थी। लेकिन अब जो इंटरनल रिपोर्ट आई है ये किसी सर्वे एजेंसी की रिपोर्ट नहीं है। बंगाल में काबिज है ममता बनर्जी, वहां पर सरकार टीएमसी की है और सरकार ही नहीं है, बंगाल की राजनीति कार्डर बेस्ड है। जब लेफ्ट वहां पर राज कर रहा था तो लेफ्ट का कार्डर गांव-गांव में था। टीएमसी 15 साल से काम कर रही है, राज कर रही है, वहां पर सरकार उसकी है। जो लेफ्ट का कार्डर था बिल्कुल सेम पैटर्न पर आज टीएमसी का कार्डर है। यानी ये बताने का मकसद ये है कि जो इनपुट्स ग्राउंड से टीएमसी उठाती है या उसकी टीम उठाती है वो रियल टाइम डेटा के करीब माना जा सकता है, सबसे एक्यूरेट डेटा माना जा सकता है, क्योंकि गांव गांव में, इलाके इलाके में उसका कार्डर अपना है। ये इंटरनल रिपोर्ट वहीं से आई है और इस इंटरनल रिपोर्ट में एक एक जिले में कितनी सीटें कौन जीत रहा है, हर जिले में कितनी सीट कौन जीत रहा है, पूरा का पूरा डिटेल है इसमें। इस रिपोर्ट की माने तो ममता बनर्जी शपथ ग्रहण की तैयारी कर रही है, क्योंकि 229 सीट तक 229 सीट तक टीएमसी को यहां पर बंगाल में मिल सकता है। और वर्स्ट कंडीशन, मतलब सबसे बुरी कंडीशन अगर हुई तो 174, मोर देन इनफ। 174 है वर्स्ट कंडीशन में, सबसे बुरी हालत। ये बुरी हालत की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 43 सीट्स ऐसी हैं जिन पर सस्पेंस है, 43 सीटें ऐसी हैं। इन 43 सीटों पर क्यों सस्पेंस है, इन्हें क्यों ग्रे लिस्ट में रखा गया है, ये सारा डिटेल हम इसमें चर्चा करेंगे और जिलेवार आपको बताएंगे। और भाव को जोड़ लीजिए तब हम आगे चर्चा को बढ़ाएं। स्वागत है भाव। जरा शुरू करते हैं, सीधा कार्यक्रम ही हम शुरू करते हैं। हेडलाइन एक बार दिखा दीजिए, हेडलाइन दिखा दीजिए। 4 मई से पहले बड़ा धमाका, टीएमसी की इंटरनल रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, किसे मिल रही 200 से ज्यादा सीटें। अब चलते हैं एक एक टुकड़े पर हम जाएंगे, क्योंकि एक साथ सभी जिलों पे जाएंगे तो सब घोर माठा हो जाएगा। जरा लाइए एक पहला हिस्सा शुरू करिए, शुरुआत करिए, फिर जिले वाइज जाएंगे। पहले शुरू करिए कि क्या डिटेल है इसमें और कहां से रिपोर्ट आई है। ये सबसे पहले हम उल्टा चल रहे हैं। जिन 43 सीट्स की हम बात कर रहे थे, ये 43 सीट्स देखिए जरा। काली घाट के नजदीकी सूत्रों के मुताबिक द वॉल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि टीएमसी राज्य के सभी 294 सीटों का विस्तार से विश्लेषण कर चुकी है। पार्टी के इंटरनल सर्वे में करीब 43 सीटें ऐसी हैं। देखिए, इसीलिए मैं इस इंटरनल सर्वे की चर्चा लेके आया हूं कि उन्होंने इंटरनल सर्वे में मतलब वो सीटें भी रखी हैं जो ग्रे हैं। 43 सीट ऐसी हैं जिन्हें ग्रे जोन यानी कम मार्जिन से जीत हार तय करने वाला माना गया है। इन सीटों में कोई भी पहले से दावा नहीं ठोक सकता है। इन 43 सीटों को ममता बनर्जी की पार्टी 50-50 के रेशियो में देख रही है कि 43 में आधा भाजपा को मिल जाए, आधा टीएमसी को मिल जाए। इसका मतलब यह है कि अगर माहौल थोड़ा भी पक्ष में रहा तो यहां टीएमसी को फायदा मिल सकता है। आगे चलिए, ये ग्रे में 50-50 रखा है ममता बनर्जी ने। ग्रे जोन में शामिल इन सीटों पर कुछ हाई प्रोफाइल चेहरे भी शामिल हैं जिन पर सभी की नजरें हैं। टीएमसी का ऐसा अनुमान है कि अगर सबसे खराब स्थिति भी रही तो भी पार्टी 174 सीटों पर आसानी से जीत हासिल कर लेगी। यानी ये वर्स्ट कंडीशन कौन सा है? जो 43 सीट्स ग्रे जोन में रखी गई हैं, जीत हार का मार्जिन कम है,
ये 43 की 43 टीएमसी हार जाए, मतलब ये 43 में एक भी क्लोज मार्जिन वाली कोई सीट ना टीएमसी को मिले, मान लिया चुनाव आयोग का खेल हो, उस पर तो हम अलग कार्यक्रम करेंगे, बहुत शिद्दत से लगे हुए हैं ज्ञानेश कुमार। तो अगर वो 43 सीटें जिस पर क्लोज फाइट की बात है, ग्रे जोन में है, ये 43 अगर टीएमसी हार जाए तो भी 174 पे पहुंच रही है। वहीं भाजपा को लेकर इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वे मैक्सिमम 71 सीटें जीत सकते हैं, ये मैक्सिमम है बीजेपी की स्थिति। यह रिपोर्ट बताती है कि कालीघाट में हार का डर नहीं, ये कालीघाट मतलब आप समझो कि सीएम की बात हो रही है, सीएम हाउस का डर नहीं, बल्कि जीत के अंतर को लेकर मंथन चल रहा है। वहां हार पर नहीं है, जीत के अंतर को लेकर के वहां पर जितना कुछ माथापच्ची है वो जीत के अंतर को लेकर है। अच्छा, एक रिपोर्ट में यहाँ पे और जोड़ दूं, एक रिपोर्ट आई थी जो लगातार, और रिपोर्ट ही नहीं बाइट भी थी, जो लगातार प्रत्याशी डटे हुए हैं पोलिंग सेंटर, काउंटिंग सेंटर्स से पहले जहां पर ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं। बहुत लोगों ने कहा इतना परेशान है, बौखलाए हुए हैं टीएमसी वाले, हार के संकेत हैं। उनका नई इंस्ट्रक्शन है, वो एक एक जो काउंटिंग एजेंट है उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये एक्सरसाइज है कि उसको ममता बनर्जी ने अब अपने अपने ईगो पे लिया है कि अंतर हम कितना रख पाते हैं, एक भी वोट गड़बड़ ना हो पाए, वो पूरी एक्सरसाइज ये है, इसको समझिएगा साथ साथ। तो ये रिपोर्ट बताती है कि हार का डर नहीं है, जीत के अंतर को लेकर के सारा मंथन चल रहा है। आगे चलिए, आगे। अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाले कैमक स्ट्रीट कैंप, ये देखिए अभिषेक बनर्जी ने एक अलग है कैमक स्ट्रीट कैंप, इसका सर्वे करवाया है। ये सर्वे कालीघाट, कालीघाट मतलब ममता बनर्जी की टीम, और ये जो कैमक स्ट्रीट कैंप है, बहुत क्लियर रखिए चीजों को, ये अलग है कालीघाट से। ये अभिषेक बनर्जी की टीम जो यूथ टीम है, वो टीम काम इस पर करती है कैमक स्ट्रीट में। कैमक स्ट्रीट कैंप का जो सर्वे है ये ज्यादा उत्साहजनक है। द वॉल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के करीबियों का दावा है कि टीएमसी 209 से 229 सीट के बीच शानदार जीत दर्ज करेगी। इस सर्वे में यह भी बताया गया है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों जैसे कि मुर्शिदाबाद में पार्टी की बम्पर जीत होने वाली है और वहां की 17 सीटों पर टीएमसी को बढ़त मिलेगी। वीरभूम जैसे जिलों में भाजपा के लिए एक सीट पर जीत मिलने की बात कही गई है। रोक दीजिए यहीं पे। मुर्शिदाबाद, जहां सबसे ज्यादा वोट मुर्शिदाबाद और मालदा में काटे गए थे एसआईआर, मुर्शिदाबाद में 17 सीटों पर बढ़ा टीएमसी को, और वीरभूम वहां बीजेपी के लिए एक सीट है। इसके आगे हम जिलेवार खोलेंगे, तो यहीं पर रोकते हैं। दरअसल कैमक स्ट्रीट कैंप कालीघाट, ये ममता बनर्जी का, जैसे बोलते हैं हम लोग जो है यूपी में या बिहार में सीएम आवास को लेकर के, अब वलसा की बात होती है महाराष्ट्र में, तो कालीघाट, ये यहाँ ये टीम जो है कालीघाट वाली टीम मतलब मुख्यमंत्री की टीम, और कैमक स्ट्रीट कैंप यानी अभिषेक बनर्जी की टीम, दोनों के अलग अलग पैरेलल दोनों ने काम किया और अलग अलग दोनों के सर्वे आए हैं। मैंने दोनों बता दिया। कालीघाट में वर्स्ट कंडीशन 174, और कैमक स्ट्रीट यानी अभिषेक बनर्जी कैंप का जो सर्वे है उसमें 209 से 229 मतलब मैक्सिमम 229 जाते हुए नजर आ रहे हैं। हम भावुक पास चलेंगे। अब इसके बाद, इस सवाल के बाद जब आएंगे तो आपको जिले वाइज हावड़ा, कोलकाता, सब पर ले चलेंगे अलग अलग जिलों में कि कहां पर किस जिले में क्या कंडीशन है। भाऊ, ये सबसे मतलब मुझे लगता है मतगणना के पहले सबसे बड़ी रिपोर्ट आई है, और फिर मैं कहा इस रिपोर्ट की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर काडर है उनका। देखिए आशीष जी, दोनों, हर राजनीतिक दल, वैसा देखा जाए तो हमने इतने सालों से चुनाव देखे हैं, हर राजनीतिक दल के पास अपना एक आकलन होता है। हाँ, वो आकलन उनको होता है, लेकिन जब वो पब्लिक परसेप्शन की बात करते हैं या उनके स्पोक्स पर्सन है, वो उसी आंकड़ों पे अड़े रहते हैं जो जीत का आंकड़ा होता है ना। कल कांग्रेस को भी पूछोगे और लेफ्ट को भी पूछोगे, वो बोलेगी हम सरकार बना रहे हैं, जबकि कहीं ना कहीं तक उसका ये नहीं है। तो ये अक्सर होता है। लेकिन आकलन क्या है? ये जो रिपोर्ट आई है ये वो आकलन है जो ममता के इंटरनल सोर्स का है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से मेरी कल से लगातार बात हो रही है। सवाल, भारतीय जनता पार्टी स्ट्रगल कर रही है 3 आंकड़े पे पहुंचने के लिए।
100 का आंकड़ा पार करने के लिए पार्टी स्ट्रगल कर रही है। पार्टी को लगता है कि इतना कुछ करने के बाद हम यदि 2 आंकड़ों पे ही रह गए तो ये बहुत बेइज्जती हो जाएगी। वो 3 आंकड़ों पे जाने की, मतलब 100 क्रॉस करने की बात कर रही है, यहाँ 200 क्रॉस होने की बात हो रही है। फर्क ये है इंटरनल सर्वे। पिछली बार भी ममता का इंटरनल सर्वे करीब करीब सही उतरा था, क्योंकि वो आकलन है। देखिए, ये इसलिए मैं इसको फेयर आकलन मानता हूं कि जो ग्रे एरिया की सीटें है उसमें तो उन्होंने 50% अपने को अलॉट की है, और वो 50% तब कि जब थोड़ा सा बहुत हमें उसमें फायदा हो, मतलब लहर पूरी हमारी तरफ हो। नहीं तो ये 43 की 43 सीटें भी जाती है तो भी ममता 174 पे आती है, और मैं उसको 180 मानता हूं, क्योंकि यदि 43 जोड़ दी जाए 174 पे तो 243 में से 50-50% वो बोल रहे हैं, तो आप समझिए 22 सीटें भी पकड़ ली हमने। तो 22 सीटों के बाद भी 170 और 22 भी पकड़े तो 192 पे आता है, 200 नहीं क्रॉस करता है। मुझे लगता है कि ये जो 174 का है, ये आंकड़ा कम से कम 180-190 तक होना चाहिए। कुछ जगह ऐसी है आशीष जी, वहां पे सुपड़ा साफ ही, उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो सेकंड फेज में चुनाव हुए थे, सेकंड फेज में जो वोटिंग हुआ, 7 जिलों में वोटिंग हुआ, उसमें से 4 जिले ऐसे हैं, वर्धमान और हावड़ा, दक्षिण परगना, यहाँ पे तो कलकत्ता, यहाँ पे तो बीजेपी ने खाता ही नहीं खोला था 2021 में। और एकदम ये जिसने खाता नहीं खोला वो क्लीन स्वीप करे, वो तभी हो सकता है कि एक बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ हो, या पूरा एक कोई नया रोड मैप लेके कोई आए कि लोगों को लगे कि नहीं यही भाग्य विधाता है तो अब इसको ट्राई करना चाहिए। ऐसा कुछ हुआ नहीं है इस पूरे कैंपेन में, सिवाय दीदी को टारगेट करने से और घुसपैठियों को टारगेट करने से, हिंदू मुसलमान करने से ज्यादा कुछ और किया नहीं है। और ममता के पास बताने के लिए एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा ममता के पास था कि उसने जो काम किया, सरकार, केंद्र सरकार की अड़चने क्रिएट, मतलब अड़चने डालने के बावजूद भी काम हुए हैं। महिला मतदाता, अब प्रधानमंत्री कितना भी बनारस से चिल्ला चिल्ला के पानी पी के और लोगों को बेहोश करवा करवा के भाषण दे कि मैं वो महिलाओं के लिए, अब ये तो प्रधानमंत्री तो मुंह मुंह पे गिर गए अंधे जब उनने कहा कि ममता आरक्षण ही नहीं देना चाहती है, ममता महिलाओं के खिलाफ है, आरक्षण नहीं देना चाहती है। एक पलटवार में चुप करवा दिया बीजेपी को, जब उनने बोला अरे आरक्षण की कौन सी बात करते हैं, तुम्हें तो कानून की जरूरत है आरक्षण के लिए, हम तो बगैर कानून ही आरक्षण देते हैं, मेरे यहाँ 38% है, आप 33% की 35% की बात करते हैं। चुप हो गए, नरेशन ही नहीं। वैसा आपके यहाँ महिला आरक्षण सुरक्षित नहीं है, अरे भैया जो योगी आदित्यनाथ बोल के आ गया उसके यहाँ सबसे ज्यादा महिलाओं का उत्पीड़न है, सरकार के आंकड़े। तो कई जगह बीजेपी अपने ही ट्रैप में अटकती हुई आ रही है, और बंगाल थोड़ा पढ़ा लिखा है, बंगाल इतना एकदम अनएजुकेटेड लॉट नहीं है कि जहां आप लोगों को बरगला दो। तो ये जो आकलन है मुझे कुछ हद तक रियलिस्टिक आकलन लगता है और नजदीक आकलन लगता है, और इसी आकलन के चलते ये जो ओरिजिनल फीडबैक है, इसी ओरिजिनल फीडबैक के चलते एक्सिस इंडिया पोल से बाहर हो गया, क्योंकि आकाओं को खुश करने के लिए एकदम उल्टा नहीं चल सकते ना। बाकी तो क्या है, कल ये ओंधे मुंह गिर भी गए, ममता ने यदि 200 प्लस ले ली, क्या करेंगे एग्जिट पोल वाले? ये एग्जिट पोल में बात ही नहीं करेंगे, उन्हें क्या ये बात करना ही है? नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे, जिक्र ही नहीं करेंगे। वो बात करेंगे ममता के गुंडाइज्म का, कि ममता के गुंडे हावी हो गए। फिर वो गृह मंत्री की बात नहीं करेंगे जो कहते कि पहले फेज में ममता के गुंडे निकले ही नहीं, सेकंड फेज में निकलेंगे तो करेंगे। फिर वो बात नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट की कि बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव संपन्न हुए। वो बात नहीं करेंगे हेमंत विश्व शर्मा की कि भैया उसको भारत रत्न देना चाहिए ज्ञानेश कुमार को, क्योंकि उनने बिल्कुल बढ़िया चुनाव कंडक्ट करवाए। जैसे ही ममता जीतती हुए नजर आएगी, सारा ठिकरा जो है गुंडाइज्म पे फोड़ा जाएगा और मुस्लिम पे फोड़ा जाएगा कि घुसपैठियों के वोट अभी भी बचे थे। यह स्थिति तब है आशीष जी जब 31-34 लाख लोग वोट नहीं दे पाए।
आप इमेजिन करिए ये 34 लाख वोट लोग देते तो क्या हालत होती। ये सिस्टमैटिक तरीके से खच्चीकरण किया गया है, उसके बाद ये आकलन है। लेकिन फिर मैं कहता हूं ये आकलन तब का है जब लोगों ने मतदान किया है। मतदान करने और मतगणना में फर्क है। मतगणना में जो घेर रहा है केंद्र चुनाव आयोग के द्वारा, उसमें बड़ा खेल होने की आशंका मुझे लग रही है। यदि वहां ममता जी टिक गई तो ममता को सत्ता में वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिस हिसाब से स्ट्रांग रूम परसों के दिन खुला, माफी मांगी उनने कि खोला, गलती की हमने। माइक्रो ऑब्जर्वर, सेंट्रल ऑब्जर्वर, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जाएंगे, मतलब बंगाल के एम्प्लॉइज गद्दार है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज बहुत ही ईमानदार है, ऐसा के टैग है क्या? ये आज स्थिति है, ये चुनाव के नतीजे आने के पहले की स्थिति है बंगाल के लोगों की। जिस दिन भाजपा वहां सत्ता में आ गई तो ओरिजिनल बंगालियों का क्या हाल होगा, ये बंगालियों को समझ लेना चाहिए। आते हैं जिलेवार, जरा जिलेवार चलते हैं। लेकिन जिलेवार चलने के पहले एक बार मैं आंकड़े आंकड़े हम स्क्रीन पर दिखाने के बजाय मैं बताता हूं। कई बार होता है कि आप लोग बता दीजिए, तो बताते हैं। नोट करना चाहें तो कर लीजिए ताकि आगे मिलान हो पाए। उत्तर बंगाल के जो जिले हैं, उत्तर बंगाल बीजेपी बहुत डोमिनेट की है पिछली बार के चुनाव में 2021 में। कुल 54 सीट है उत्तर बिहार में। उत्तर बिहार में कूच बिहार आता है, जलपाईगुड़ी है, कलिम्पोंग है, दार्जिलिंग है, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, मालदा और अलीपुर द्वार, ये जिले हैं। ये सब मिलाकर के छोटे छोटे हैं, सब मिला के टोटल 54 सीट है। पिछली बार 2021 में 24 सीट टीएमसी जीती थी और 30 एनडीए के खाते में गई थी। 30 सीटें, मतलब ये वो हिस्सा कि 54 में 30 एनडीए के पास थी। तो इस हिस्से पर ये तो 54 के 54, मतलब 54 में 30 थी, वो बहुत थी। लेकिन 54 के 54 भी अगर जीते तो आप लोग अपना मतलब नोट करेंगे, इसलिए कह रहा हूं नोट डाउन करेंगे तो इसमें क्लियरिटी आएगी। दक्षिण बंगाल यहां पर महत्वपूर्ण है, यहां पर 183 सीट है, 183। उसमें सिर्फ 54, यहाँ 183, 183 सीट है। यहां मुर्शिदाबाद है, नादिया है, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, पूर्वा मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, ये 183 सीट है। 153 जीती थी जय टीएमसी पिछली बार, और टोटल 29 सीट मिली थी एनडीए को। 29 मतलब 153, यही केवल दक्षिण बंगाल पूरे 294 में बहुमत दिलाने के लिए पर्याप्त है। बहुमत सिर्फ यही पर्याप्त है। इसके बाद है रारह बंगा, जिसमें पुरुलिया, बांकुड़ा, पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, बीरभूम ये है। यहां पर टोटल 57, उत्तर बंगाल से ज्यादा सीट इधर भी है, जिले कम है लेकिन सीट ज्यादा है। 57, 57 में 39 मिली थी। 57 में 39 सीट मिली थी ममता बनर्जी को, टीएमसी को, और 18 एनडीए को मिली थी। कुल 216 सीटें मिली थी। अब जरा हम जिलेवार, जिन जिलों का है, मतलब बाकी सब सारे जिलों का नहीं, लेकिन जिन जिलों महत्वपूर्ण जिले जो सरकार बना देते हैं, मतलब ऐसे ऐसे जिले हैं। मुर्शिदाबाद में 22 सीट है, तो उत्तर 24 परगना में 33 सीट है, दक्षिण 24 परगना में 31 सीट है, जहां पर भेजा गया था वो सुपर कॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चिंगम को। तो दोनों जो है उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना मिलाकर के 64, 64 सीटें हो जाती हैं। हावड़ा में 16 सीट, हुगली में 18 सीट। ये मतलब यहाँ पर जो ये वाला है दक्षिण बंगाल, इसके जिलों में बहुत ज्यादा, एक एक नादिया में 17 सीट है। तो ये जो बड़े जिले हैं जो सरकार तय करेंगे, उन जिलों के बारे में खास कर आते हैं, कोलकाता से लेकर के और हावड़ा। जब दिखाना शुरू करिए, एक एक पर आइए, एक एक लाइए रिपोर्ट जो अंदर की है।
कैमक स्ट्रीट के रणनीतिकारों का कहना है, मैं यहां चल रहा हूं, फिर अभी जिलों पर इसके बाद आ जाएंगे, कि क्यों ये जीत मिल रही है। इस बार साइलेंट वोटर खासकर महिलाएं ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़ी रही। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं का असर वोटिंग मशीनों में कैद हो चुका है। रणनीतिकारों का कहना है कि शहरी इलाकों में भाजपा की पकड़ ढीली हुई है, जिसका सीधा फायदा टीएमसी को मिलने जा रहा है। यह रिपोर्ट पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर रही है। आगे चलिए, आगे चलिए। 2026 विधानसभा चुनाव में हुगली जिला तृणमूल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चिंता बना हुआ था, लेकिन इंटरनल रिपोर्ट में हुगली सबसे बड़ा चिंता था। 18 सीटें हैं, लेकिन इंटरनल रिपोर्ट में कहानी कुछ अलग ही सामने आ रही है। द वॉल की रिपोर्ट की माने तो हुगली की कुल 18 सीटों में से 15 पर टीएमसी जीत रही है, 18 में 15 पर, और 2021 में 18 में 14 पर जीती थी। इस बार 14 से 15 पर जा रही है। गौरतलब है कि पार्टी ने यहां 10 सीटों पर मौजूदा विधायकों को टिकट न देकर नए चेहरों पर विश्वास जताया। इंटरनल रिपोर्ट का यह कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए किया गया है प्रयोग पूरी तरह सफल रहा है। आगे चलिए। राजनीतिक जानकारों का ऐसा मानना था कि हुगली में बीजेपी सेंध लगा सकती है, लेकिन कैमक स्ट्रीट की रिपोर्ट ने इन कयासों पर पानी फेर दिया है। अगर हुगली के नतीजे इस आंतरिक सर्वे के मुताबिक आते हैं तो यह साबित हो जाएगा कि ममता बनर्जी की सांगठनिक पकड़ आज भी उतनी ही है मजबूत है जितनी 21 में थी। यह जिला सत्ता की चाबी हो सकता है हुगली। आगे चलिए, अगले पे आइए। कोलकाता और दक्षिण 24 परगना हमेशा से तृणमूल के सबसे मजबूत गढ़ रहे हैं। इस बार भी यहां कोई बदलाव होता नजर नहीं आ रहा है। पार्टी के इंटरनल सर्वे में दावा किया गया है कि कोलकाता की 11 में से 10 सीटों पर टीएमसी एक तरफा जीत रही है। 11 में 10 पर एक तरफा है। वहीं दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों में से 30 सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। 31 में 30 पिछली बार भी थी, 30 ही थी पिछली बार, तो 31 में 30 फिर जा रही हैं। भाजपा के लिए यहाँ पैर जमाना नामुमकिन जैसा लग रहा है। कोलकाता में 11 में 10 और दक्षिण 24 परगना में 31 में 30 सीट। आगे चलिए। हावड़ा, हमने कहा था हावड़ा बड़ा महत्वपूर्ण जिला ये भी है। हावड़ा में 16 सीटें हैं। हावड़ा में स्कोर 16-0 रहने का अनुमान लगाया गया है। भाव देखिए, दक्षिण 24 परगना में 31 में 30, कोलकाता में 11 में 10, हावड़ा में 16 में 16 का स्कोर। यानी पूरे शहरी और अर्ध शहरी बेल्ट में ममता बनर्जी की लहर बरकरार है। अगर ये आंकड़े सच साबित होते हैं तो भाजपा का 200 पार का नारा महज एक सपना बनकर रह जाएगा। पार्टी के भीतर इस बात को लेकर पूरा भरोसा है कि उनका वोट बैंक सुरक्षित है और उसमें कोई सेंध नहीं लगी है। आगे चलिए जरा। मुर्शिदाबाद और मालदा, मुर्शिदाबाद मालदा, ये पूरा करीब करीब आपको जो दक्षिण बंगाल सरकार बनाता है उसके जिले आपके सामने आ रहे हैं। मुर्शिदाबाद मालदा जैसे जिले जो कभी कांग्रेस और लेफ्ट के गढ़ हुआ करते थे, अब वहां टीएमसी का पूरी तरह से कंट्रोल दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस सभी 17 सीटों पर जीत की उम्मीद कर रही है। मुर्शिदाबाद में सभी 17, ये लिखने में इसको गलती हुई है। मुर्शिदाबाद में कुल 22 सीटें हैं, 22 में 17 होगा। फिर भाजपा का ध्रुवीकरण कार्ड यहाँ काम नहीं करता दिख रहा है। ये वही इलाका है जो है जहां पर कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी, मतलब कांग्रेस के बंगाल के सबसे बड़े तोपची तुर्रम, वो अधीर रंजन का इलाका, वहां पर ये इलाका सबसे ज्यादा ध्यान में रखा था कि यहाँ पोलराइजेशन करवाएंगे, एसआईआर में वोट भी कटा है और भाजपा यहाँ पर कुछ कर देगी, लेकिन यहाँ पर भी साफ है। द वॉल की रिपोर्ट, मुर्शिदाबाद में 11 लाख वोट कटे थे आशीष जी। हाँ, अल्पसंख्यक वोटों का बिखराव रुकने से टीएमसी को सीधा फायदा पहुंचा है। और यहीं पर यही इलाका मुर्शिदाबाद मालदा का है जहां पर वो बाबरी मस्जिद वाला खेल जो खिलाड़ी था वो भी यहीं पर उतारा गया था, यही उतारा गया था, उसकी भी एंट्री यहीं पर थी। तो मुर्शिदाबाद मालदा जो है
दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, सब में भाजपा के लिए कहीं अभी जगह नहीं बन पाई है। और करीब करीब क्लीन स्वीप, जो जितने जिले हमने आपको दिखाया, करीब करीब सब में क्लीन स्वीप टीएमसी का नजर आ रहा है। भाऊ, यही जिले हैं जो सरकार बनवाते हैं। बाकी आप जिन जिलों की जिनकी बात मैंने नहीं की, मैं बता दूं, दार्जिलिंग में आप जाओगे, टोटल 5 सीट है, पांचों भाजपा जीतते, टोटल 5 सीट है। वहां 31 सीट जिले में, 18 सीट है, 22 सीट है। जो जो जिले महत्वपूर्ण हैं, जो सरकार बनाते हैं, वो जिले टीएमसी के साथ है, नो डाउट। इसमें बीजेपी ने बहुत प्रयास किया लेकिन पैर नहीं जमा पा रहे। बंगाल में काफी कुछ संपादकों से बात हुई, 2-3 दिन से हम यही कर रहे हैं आशीष। एक बात बड़ी प्रखरता से सामने आई। उन्होंने कहा कि बीजेपी यदि ये सोचती है कि मोदी और अमित शाह आके चुनाव जितवाएंगे तो बहुत मुश्किल है बंगाल में। सही सही मायने में यदि चुनाव हुए तो, मैंने क्या कहा, अभी भी मतगणना और मतदान इसके बीच में जो गैप है वो मुझे हमेशा डराता है। तो बिहार में हमने देखा है उसको। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ लेफ्ट जब उतरा तो बंगाल का चेहरा था। लेफ्ट सत्ता में आया तो वासुदा थे, फिर बुद्धदेव आ गए, उसके खिलाफ गांधी परिवार नहीं चला, उनके खिलाफ चली तो ममता चली, जो लोकल चेहरा थी। और ममता ने संघर्ष करके सत्ता हासिल की और सत्ता में बनी हुई। जब तक कोई लोकल चेहरा बीजेपी का सामने नहीं आता, तब तक वो चेहरा जो निर्णय लेने की क्षमता में हो, जो बगैर गुजराती को पूछे बंगाल में निर्णय ले, जो बंगाल को लगे कि हमारा चेहरा है। अभी शुभेंदु को आगे करते हैं, वो उनको मालूम है ये रबर स्टैंप है दोनों गुजरातियों का। तो ये बाहरी बनाम बंगाली, ये तो मेन डिवाइड है वहां पे। बाहरी बनाम बंगाली। अब बंगाल में हिंदू मुसलमान कार्ड कितना चल पाएगा ये मुश्किल है कहना, ये नहीं चलता। वहां आपने बहुत क्या घुसपैठी किया पिछले बार भी। आप पिछले 3 चुनाव से क्या कर रहे हैं, 2016, 2021, 2026, घुसपैठी है और हिंदू मुस्लिम, यही तो कर रहे हैं ना दोनों। इससे ज्यादा क्या है? ये फेल कैसे होते हैं बंगाल में? भाव एक लाइन में बोल दूं, आगे एनालिसिस उस पर आप बढ़ाइएगा। इनका जितने राज्यों में जाते हैं, जब हिंदू मुसलमान करना होता है पोलराइजेशन, तो जय श्री राम का नारा है। पोलराइजेशन का एक सबसे बड़ा हथियार रहा है, इसमें कोई कहने नहीं। 90 के दशक से रहा जय श्री राम। जय श्री राम के जवाब में सारे राज्यों में, ये पूरे देश के बाकी राज्य भी ये समझना चाहिए उनको भी, हर राज्य में जय श्री राम का जवाब अल्लाह अकबर से होता है और पोलराइजेशन में कामयाब हो जाती है बीजेपी। बंगाल में मैंने देखा, ये बंगाल को देखा है इस चुनाव में बहुत करीब से, तब इस बात को कह रहा हूं। बंगाल में जय श्री राम का जवाब जय बांग्ला से दिया गया। जय बांग्ला, जय दुर्गा, जय काली। जय बांग्ला सबसे बड़ा नारा। वहां पर जय जय श्री राम कितने जगह पर ये भाजपाई प्रचार करने गए तो इन्होंने जय श्री राम कहा, लोगों ने जय बांग्ला करके भगा दिया वहां से। जय बांग्ला, श्री राम घर के भीतर मंदिर में पूजा करने के लिए है, वो चुनाव में नारा लगाने के लिए थोड़ा है श्री राम। तो वहां पर भाई, इनको श्री राम से कोई लेना देना नहीं है। इनको मात्र श्री राम एक एटीएम है, इनको वो ओटीपी है। जय श्री राम में नारा ओटीपी है उनका सत्ता में आने के लिए। और कुछ होता तो फिर राम राज्य स्थापित करते ना। 35 साल से जिस गुजरात में राज्य कर रहे हैं, वहां रावण राज्य चल रहा है। रोज खबरें देख रहे हैं आप। दलितों को घर से थाली और प्याला लेके आना पड़ता है और अलग से खाना, सबके खाने के बाद बचा हुआ खाना खाना पड़ता है। मंदिर के भोज में यह हाल है। 75 साल के बाद, देश आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद, तो ये ओटीपी है, ये लोग समझते हैं वहां पे।
वहां कई लोग अभी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि वहां दुर्गा पेंटाल के अध्यक्ष मुस्लिम लोग होते हैं। हाँ, होते हैं। हाँ। क्योंकि बंगाल डिवाइड हुआ पार्टीशन के समय, तो वो बंगाल की अस्मिता ये बहुत बहुत एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट है कि सारे बंगाली झुझर जाते हैं उस चक्कर में। जय बांग्ला, वो अपनी आइडेंटिटी के साथ जीना चाहते हैं और उन्हें डर है कि यदि हम इनको एंट्री देंगे तो ये पूरी अपनी आइडेंटिटी थोपेंगे हम पे। ये बड़ा एक अजीब वहां पे मतलब। अच्छा, ये बीजेपी समझ नहीं पा रही इस बात को। बार बार पिछली बार बीजेपी ने बहुत कुछ किया था, इसके बावजूद 70 पे निपट गए, 77 पे, वो भी वापस चले गए लोग। चुनाव होते होते 77 के 71 आ गए। लेकिन इस अच्छा, बार, हाँ, इस बार उन्होंने, भाजपा ने अपना कैंपेन कम और चुनाव आयोग का उपयोग ज्यादा किया। पूरा का पूरा हाँ, वो चुनाव आयोग भी चुनाव लड़ा। पूरा पूरा चुनाव चुनाव आयोग आयोग चुनाव लड़ रहा है। और सेंट्रल बंगाल में फोर्स। चुनाव आयोग वर्सेस ममता चुनाव लड़ रही है हर जगह। और चुनाव आयोग अकेला नहीं है, चुनाव आयोग के साथ न्यायपालिका एस्कॉर्ट कर रही है उसको पल पल पर। हाँ, हाँ। चलिए, स्कॉट करने दीजिए। 4 तारीख का दिन बस यही फैसला होगा। भारत बंगाल का फैसला नहीं है, ये भारत की तकदीर का भारत फैसला है 4 तारीख को। बस, तो 4 तारीख पर नजर हमारी बनी हुई है, इसीलिए जो भी रिपोर्ट आ रही है वो हम आप तक लेकर के आ रहे हैं। अभी इजाजत दीजिए हमें, फिर हम अगली खबर लेकर के आते हैं अदालत से, क्योंकि मतगणना के पहले मामला अदालत में भी पहुंच चुका है और अदालत में क्या हो रहा है आपको पता है, लेकिन फिर भी डिटेल में बताना जरूरी है। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।